Recording is on. क्या था कमांड? npm था कि नोड था? npm था। npm क्रिएट या तो नाम यहीं पे दे देंगे, अदरवाइज आगे हमसे पूछ लेगा। आज हम लोग JSX को समझेंगे तो उसी के नाम से प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक है, बार बार वही करते हैं, जो काम करना होता है उसी के नाम से बनाते हैं। तो आज हम लोग उसी के नाम से बनाते हैं, JSX डेमो। ठीक है, देन क्या करते थे हम लोग? CD के थ्रू आगे पहुंच जाते थे। अच्छा, 2 वर्ड लिखने के बाद या 1 वर्ड लिखने के बाद टैब प्रेस करके आगे जाते हैं, पता है ना? थोड़ा शॉर्टकट यूज करने के लिए सीखना। टैब जैसे ही प्रेस करेंगे वो किस फोल्डर में जाना है सजेशंस मिल जाता है, पूरा चीज लिखना नहीं होता है। रन तो कर ही सकते हैं। चलते हैं इस लोकेशन। देखो, जिसको जिसको बैकएंड से पढ़ा है तो उसको तो हम यूआरएल समझा ही रखे थे, ये क्या होता है नहीं होता है। फ्रंट एंड में भी समझा देंगे, टाइम आता है तो। फिलहाल हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है और सबको अब समझ आ रहा हो कि ये जो आ रहा है ये कहाँ से आ रहा था, क्यों आ रहा था। ठीक है, अभी थोड़ा सा अप्रोक्स में 6 से 7 क्लासेस तक जो है ना, थोड़ा सा रिएक्ट बोरिंग लग सकता है जब तक हम एक्चुअल काम पे पहुंचेंगे नहीं। और तब तक मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसा होगा जो तुम्हें लगेगा कि याद रखना पड़ रहा है। लेकिन अगर जेएस के कंपोनेंट्स को याद किए होंगे, जेएस में कैसे काम हो रहा था वो याद होगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अभी 2 लाइन बोलते हैं, इसके बाद तुमको रिएक्ट आसान लगने लगेगा। लगेगा नहीं कि नहीं वो पता नहीं, उम्मीद है कि लग जाएगा। हम लोग यूज करते हैं JSX को। किसको? JSX। ये है क्या? अभी तक तो नहीं मिला था, अभी तक तो नहीं मिला था ना। मेन फोकस हमारा SRC फोल्डर में होगा। अभी कितने भी प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए थे SRC पे ही फोकस होता था, क्योंकि वही सोर्स फोल्डर था, जो काम करना था वही करते थे। बाकी जो डिपेंडेंसी वगैरह है वो लगा हुआ है, तो धीरे धीरे देखेंगे। कभी डिपेंडेंसी को नया लगाना होगा तो देखेंगे कहाँ पे जाके एडिट करना है। अभी तो कुछ लगाना नहीं है, बाय डिफॉल्ट जो मिला उसी से काम करना है। इंडेक्स को तो छेड़ना ही नहीं, वो तो अपना कुछ है ही नहीं रखा हुआ, एक तो डिव रखा हुआ है बस, है नहीं। तो हम सीधा चले आ जाते हैं main.jsx। और यहाँ पे समझे थे कि क्रिएट रूट एक फंक्शन है जो जेएस में इंपोर्ट किया हम लोग रिएक्ट डोम लाइब्रेरी से। वहां से इंपोर्ट करने के बाद बस इसको कॉल कर दे रहे थे, यही था ना। और यहाँ पे हम कुछ कर रहे थे। हाँ ठीक है, अभी app.js पे जा रहे थे तो app.js को लोड कर रहा था। हम चाहते थे नहीं इसको यूज नहीं करे, तो कोई ना, काम करो इसको हटा दो। अभी स्टिक मोड हटा दे रहे, मुझे नहीं चाहिए स्टिक मोड, खाली कर दिया एकदम से। और जैसे ही खाली करेंगे यहाँ खाली हो जाएगा, कुछ दिखेगा नहीं। क्यों? बिकॉज वहीं से तो कॉल हो रहा था। अब वो कैसे कॉल हो रहा था नहीं हो रहा था उसको देखेंगे बाद में। फिलहाल हम यहाँ पे जो भी HTML का कंटेंट लिखेंगे वो शो हो जाएगा। जो भी HTML का कंटेंट लिखेंगे इस बॉक्स के अंदर में भी वो शो होने वाला है वहां पे। तो ऐप को शो कर रहा था तो ऐप वहां था तो ऐप शो कर रहा था। ऐप कैसे शो कर रहा था नहीं शो कर रहा था उसको समझने के लिए हम यहीं से शुरू करते हैं main.js से। कर सकते हैं app.js से भी काम, बट हम चाह रहे हैं कि ऐसे शुरू करें। बिकॉज जैसे ही कंपोनेंट समझ आएगा रिएक्ट में कि क्या होता है, app.js को समझ जाएंगे। ठीक है, और इन सबसे पहले मुझे समझना होगा कि ये JSX क्या है। और डिफिनेशन समझने से पहले हम पूछना चाहेंगे तुम लोग को HTML आता है? हाँ आता है। जावास्क्रिप्ट आता है? दोनों में आसान कौन है? दोनों में आसान कौन सा है? HTML आसान है। जेएस क्यों हार्ड लग रहा था?
हार्ड क्यों लगा ये पूछ रहे हैं? हार्ड लगा ना, अभी बोलो ना, HTML आसान है तो JS क्यों हार्ड लगा? बिकॉज वहां पे हम रन टाइम चीजें मैनेज कर रहे थे, रन टाइम में हर चीज मैनेज कर रहे थे। तो जो हम वो ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे थे, उसमें भी हम HTML के जितने भी कंटेंट थे JS से ऐड कर दे रहे थे क्या? हाँ किए थे, लेकिन थोड़ा मेहनत लगा था, और वहां पे हम लोग JS के फाइल पे HTML का कोड नहीं लिख पाते थे। लिखे थे क्या? नहीं लिख पाते थे। और जब भी मुझे कुछ लिखना पड़ता था, सपोज करते हैं कि एक वेरिएबल बनाते हैं, अगर कुछ चेंज नहीं करना है तो कॉन्स्ट बना ले। मान लेते कि एक H1 वेरिएबल बनाए, H1 एक वेरिएबल बनाए, और इस H1 वेरिएबल में अगर मुझे कुछ लिखना होता था तो एज ए स्ट्रिंग पास करते थे, हाँ या नहीं? बोलो। ऐसे ही करते थे, और इसके अंदर में कुछ कंटेंट लिखते थे, ऐसा ही करते थे ना। ये कब करते थे? जब हम लोग थे JS के फाइल पे। वहां पे प्रॉब्लम ये हो रहा था कि JS का तो हम पूरा कोड लिख रहे थे, बट HTML को मैनेज करना मुश्किल हो रहा था, और हम लोग करना चाह रहे थे रन टाइम में मैनेजमेंट्स, डायनामिकली चीजों को मैनेज करना चाह रहे थे। जो कंटेंट ऐड हो रहा था डायनामिकली ऐड हो रहा था, जैसे ऐड टू कार्ड था तो ऐड टू कार्ड बटन पे क्लिक करे, कार्ड में ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब रन टाइम में होता था। मेरा जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है वो रन टाइम का, और रन टाइम में मुझे JS यूज करना होता था, और JS में HTML का कोड लिख नहीं पाते थे तो प्रॉब्लम होता था। JSX इसी प्रॉब्लम्स को सोल्व किया। जिसको जिसको JSP पढ़ाए थे याद है JSP क्या किया था? क्या किया था JSP? जावा के कोड को और HTML के कोड को एक साथ लिखने के लिए अलाउ किया था, यही किया था ना। ठीक है, ऐसे JSX ऐसा ही कुछ करता है, और बोलता है कि HTML कोड और जावास्क्रिप्ट के कोड एक साथ आप लिख सकते हैं। मतलब ये जो आप लिख रहे हैं इसके स्ट्रिंग में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। HTML का कोड हम लोग लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सही है, आसान हो जाएगा ना आप, कि HTML का भी कोड लिख सकते हैं। बट प्रॉब्लम है कि कब HTML लिखे कब JS का लिखे, समझ नहीं आएगा। हाँ या नहीं? कोई नहीं, नॉर्मली तुमको लिखना है तो वो JS का ही कोड होगा, और जब भी टैग्स के अंदर में लिखेंगे तो वो HTML का बन जाएगा। अब ये कन्वर्ट कैसे होगा JS में, नहीं होगा, ये बात की बात है। फिलहाल तो लिखने के लिए पहले सीख लेते हैं। जैसे वहां पे क्या होता था, JSP जैसा कुछ नहीं होता था। तुम लोग को थोड़ा ये नहीं समझ आ सकता, जो जावा पढ़ा है उनको बताऊं। JSP जैसा कुछ था ही नहीं, वो इंटरनली कन्वर्ट हो जाता था। यहाँ पर भी JSX जैसा कुछ नहीं, ये भी इंटरनली कन्वर्ट होगा जावास्क्रिप्ट में। कौन कन्वर्ट करेगा, कैसे कन्वर्ट करेगा, वो बात की बात है, देखेंगे कन्वर्जन। वैसे मुझे तो करना नहीं है कन्वर्जन, लिखने के लिए सीखते हैं इसमें। तो जब भी HTML का कोड लिखना होगा JSX पे, कैसे लिखेंगे? नॉर्मल लिखेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? और जब यूज करना होगा तो कैसे करेंगे? यहीं से ना कॉल करते थे, बिकॉज क्रिएट रूट जो फंक्शन है इसी को कॉल करता था। इंटरनली यही फंक्शंस कॉल होता था, और ये क्या करता था, टारगेट कर रहा था जो हमारे इंडेक्स वाले फाइल्स पे था, ये रूट डी आईडी जो था रूट, उसको टारगेट करता था, और रेंडर्स फंक्शंस को कॉल करता था, जो यहाँ से पास करते थे वो हो जाता था। सपोज करो ये H1 हम यहाँ से पास करते, ये H1 यहाँ से पास कर देते, और जैसे ही पास किए देखो वेलकम मैसेज आ गया, आ रहा है। इसका मतलब जो HTML का कंटेंट यहाँ पे लिख रहे थे वो जा रहा था। तो जो हम यहाँ पे लिखे एक वेरिएबल्स में लिख लिए, तो क्या उस वेरिएबल्स को यहाँ पे यूज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। अब डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते हो, इसको क्या करोगे, एज अ टैग ही यूज करोगे। क्या करोगे? एज अ, शायद डायरेक्टली आ जाना चाहिए। वेरिएबल्स को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली आ जाएगा। तो ये सही है। अब मान लो कि हमारे पास मल्टीपल्स कंटेंट होता, तो मल्टीपल्स कंटेंट होता तो यहाँ लिखने के बजाय अगर हम एक वेरिएबल बना लेते उसमें रख लेते, यहाँ पे लिख देते। या सपोज करो कुछ ऐसे कंटेंट है जो बार बार मुझे यूज करना पड़ता है, तो बार बार यूज करना है तो एक वेरिएबल्स में रख दिया, उसको बार बार यूज कर लेंगे जहां जहां लगाना हो। वो आसान होगा कि बार बार इसको कॉपी पेस्ट करके रखना आसान होगा? ये आसान होगा। तो ये हमारे काम को आसानी तो कर रहा है? नहीं कर रहा है। अब अगर सपोज करो HTML से ये सब काम करते हैं, चार जगह पे मुझे सेम ही काम करना था, तो चार जगह सेम कोड लिखना पड़ता है। सपोज करो 4 लाइन का कोड होता तो, अगर एक बार एक वेरिएबल में डाल दिया और लिखना पड़ा, अब H1 हम बार बार लिखते गए तो ये लिखते चले जाएगा, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं होगा। आसान है, बिल्कुल। तो JSX क्या है? तो JSX पे हम लोग आराम से लिख सकते हैं, और वो क्या लिख सकते हैं, तो HTML और जावास्क्रिप्ट की कोड। थोड़ा फुल फॉर्म जान लेते हैं इसका, JSX क्या होता है। जावास्क्रिप्ट विथ XML, और XML को तो जानते ही होगे,
XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, जहां पे हर चीज हम टैग के फॉर्म में करते थे। तो बोल रहे हैं यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट के भी कोड को लिख सकते हो और HTML के कोड को, और सब चीज टैग के फॉर्म में ही होने पर। तो देखो, तो क्या हम टैग के फॉर्म में ही लिख रहे थे क्या? बिल्कुल, यहाँ पे हम चीजें टैग के फॉर्म में ही करेंगे। बट ध्यान रखना, JSX में ऐसा कोई टैग नहीं होगा जो ओपन हो गया क्लोज ही नहीं हुआ। जैसे वहां पे हम लोग करते थे एंकर टैग, एंकर नहीं, इमेज टैग को, इमेज टैग बनाते थे, क्लोज ही नहीं होता था कभी। ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं चलेगा। अगर टैग्स ओपन किया तो क्लोज करना ही पड़ेगा। तो ओपन करेंगे तो क्लोज करेंगे, फिलहाल तो कुछ कर नहीं रहे। समझ आ रहा है इतना? अब हम सोच रहे हैं क्यों ना यहाँ पे कुछ कंटेंट को प्रिंट किया जाए, और हमारे पास सपोज करते हैं कि एक वेरिएबल है, अभी अभी यहीं पे बना लेते हैं। हो सकता है हम कहीं और से मंगाए वो वेरिएबल, फंक्शंस वगैरह बनाने लगेंगे तो कहीं और से आने लगेगा डेटा। डेटा कहीं से भी आया, मान लेते हैं कि वेरिएबल्स के अंदर में, फिलहाल फिर से हम कॉन्स्ट बनाते हैं यहाँ पे, और नेम नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं और उसमें अपना नेम रख लेते हैं। रख लिए, और हम सोच रहे हैं क्यों नहीं यहाँ पे नेम प्रिंट कर दे, तो नेम को प्रिंट कर ले। ऐसे ही करेंगे, और ऐसे करोगे तो वही प्रिंट करेगा। ये तो नहीं चाहिए था, मुझे डेटा चाहिए था। अच्छा, अगर किसी वेरिएबल्स में से डेटा गेट करना होता था वहां पे, अगर किसी वेरिएबल्स में से डेटा मुझे गेट करना होता था, कब जावास्क्रिप्ट पे कोड लिख रहे थे तो कैसे करते थे? डॉलर करली ब्रैकेट, यही करते थे ना, क्योंकि वहां पे जो भी टैग्स लिख रहे थे उसको एज ए स्ट्रिंग कंसीडर कर रहे थे। यहाँ पे बोला नहीं, यहाँ पे भी आप कीजिए, बट यहाँ पे डॉलर लिखने की जरूरत नहीं, बस करली ब्रैकेट लिखिए और काम शुरू कीजिए। उसको एज ए वेरिएबल जावास्क्रिप्ट का कोड हम समझेंगे और उसको ट्रीट करेंगे। ये सही रहेगा। जो HTML का टैग लिखना था नॉर्मली लिखे, और अगर कोई जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल्स है उनको एक्सेस करना हो तो कैसे करेंगे? नॉर्मल करेंगे, फिर उसके डेटा को एक्सेस कर लेगा। अब ठीक है, आसान रहेगा कि नहीं रहेगा? ध्यान से देखो तो हमारे काम को आसानी तो करते जा रहा था, बस सीखने तक की देर है। जैसे ही एक बार सीख गए कि कैसे हो रहा था, तो पुराने कामों को और बेहतर तरीके से हम कर पाएंगे। क्लियर हुआ? अब सपोज करो कि मेरे पास और भी टैग्स होते, या मान लो कि अभी तो एक H1 लिखे थे, मल्टीपल टैग को एक साथ रिप्रेजेंट करना होता, तो क्या करोगे? एक और टैग लिखोगे। एक और टैग लिखोगे ना, कि नहीं लिखोगे? बिल्कुल, एक टैग और लिख लेते हैं। मान लो कि एक पैराग्राफ टैग लिख लेते हैं, उसमें कुछ कंटेंट होता, कुछ कंटेंट होता। अब बोलोगे हम तो फंस गए भाई, कैसे फंस गए? तो बोले ये टैग कौन सा टैग आपका लेना? बोले दोनों लेके जाना। क्या करना है? दोनों लेके। तो JSX के अंदर में अगर मल्टीपल टैग को एक साथ करना होगा, तो बोलेगा देखो मुझे तो एक ही टैग चाहिए, मुझे एक ही टैग चाहिए, तो तुम मल्टीपल टैग तो नहीं दे सकते। हम बोले तो मुझे तो दो दो टैग देना था। तो बोला उसको रैप करके एक ही बॉक्स बनाओ, हमेशा मुझे एक ही बॉक्स देना, मल्टीपल्स देना ही नहीं कभी। तो रैप करके एक ही बॉक्स बनाना है। तो एक काम करते हैं, एक डिव ले लेते हैं मेन, और डिव के अंदर में इन सबको डाल देते हैं, तो ये दोनों एक ही बन जाएगा फिर। हाँ या नहीं? एक डिव टैग ले लिए और इस डिव टैग के अंदर में इसको डाल देते हैं। डाल दिए। अब ध्यान से देखो तो ये दोनों अलग अलग है, बट एक बॉक्स के अंदर में आ चुका है। अब ठीक रहेगा। कंटेंट थोड़ा बड़ा हो चुका है, हम छोटा कर दे रहे हैं बस। तो अगर मल्टीपल स्टैक को रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे करेंगे? किसी एक टैग के अंदर में रैप करेंगे, वो कोई भी हो सकता है, अभी डिव यूज किया कोई भी हो, लेकिन हमेशा जब भी हम रिटर्न करेंगे, वो रिटर्न कैसे करेंगे? किसी एक टैग से, एक सिंगल टैग के अंदर। तो बोला एक काम कीजिए ना, अगर मल्टीपल टैग आप दे ही रहे थे तो इसको एक पैरेंथेसिस के अंदर में डाल दीजिए, बेटर रहेगा हमको भी समझने के लिए कि यहाँ से यहाँ तक है, हम भी कंफ्यूज नहीं होंगे कहाँ पे टैग ओपन हुआ था, कहाँ क्लोज हो गया। सही रहेगा ना? हाँ बिल्कुल। तो हम पैरेंथेसिस के अंदर में डाल देंगे, मैंडेटरी नहीं है, बट एक स्टैंडर्ड है कि इस तरीके से फॉलो कर देंगे तो थोड़ा समझने में हमारे लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है। और वैसे तो जेएस में हम लोग को सेमीकोलन ऑप्शनल होता था, मन होता था तो देते थे, नहीं होता था तो नहीं देते थे, बट अक्सर हम लोग दे दिया करते थे कि कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर भी दे देना, कोई मैंडेटरी नहीं, अभी भी काम कर रहा होगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, दे दोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन कम होगा कि अच्छा यहाँ पे खत्म। ठीक है, फॉर्मेट करते हैं, सही तरीके से अरेंज हो चुका है। तो JSX में कैसे कंटेंट्स को लिखेंगे समझ आ रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं है?
वेरिएबल्स से कैसे डेटा एक्सेस करेंगे, समझ आ रहा है? हाँ, तो एक काम करो, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। जेएसएक्स में ऑब्जेक्ट बनाएंगे कैसे, तो जैसे जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट बनाते थे, मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और ये ऑब्जेक्ट कैसे बनता था जेएसएक्स में, कर्ली ब्रैकेट के थ्रू। तो सपोज करो नेम बनाते हैं और नेम में कोई कंटेंट डालें, बाकी भी इसी तरीके से डालते हैं, ऐसे ही बनता था, हाँ या नहीं? तो अगर ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना होगा तो कैसे करेंगे? अच्छा, पहले तो नेम गायब हो चुका होगा, यहाँ ओबीजे लिखो, क्योंकि नेम को तो जानता ही नहीं है, ओबीजे लिखे, और जैसे ही ओबीजे लिखे बोला ये ओबीजे कौन है, नहीं पहचानते। वैसे एरर्स नीचे आएगा, एरर्स देखना चाहोगे तो यहाँ पे मिलते जाएगा एरर्स। अभी प्रोग्राम्स रन है, हम क्या बोले, ओबीजे को एक्सेस करो। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन क्या हो रहा है, ये करली ब्रैकेट तो हम जावास्क्रिप्ट के कोड के लिए यूज कर रहे थे कि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट, तो कब ऑब्जेक्ट बना कब क्या बना पता कैसे चलेगा? कंफ्यूजन होगा, नहीं होगा? वैसे ओबीजे के नेम को एक्सेस करना है तो हम नेम को एक्सेस कर लेते हैं, डन। खैर कंफ्यूजन नहीं होगा, अगर नॉर्मली यूज करोगे तो जावास्क्रिप्ट के कोड के लिए होगा, और यहाँ पे अगर एक्सेस करना है तो इस तरीके से। तो हम ऑब्जेक्ट्स बना के उसके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू, और दोनों में से सही सही से देखना, ऊपर वाले ये इंपोर्ट वगैरह को छोड़ दो, और यहाँ पे क्या करना है इसको छोड़ दे, क्योंकि तो बाय डिफॉल्ट हो ही रहा था। अब ये देख के मुझे बताओ कि पहले जो जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे थे जिसमें हम लोग वो ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे थे, उसमें और इसमें कौन सा आसान है? ये आसान लगेगा। वहां हम लोग स्ट्रिंग के जैसे ट्रीट कर रहे थे, टारगेट कर रहे थे डोम को, उस टारगेट करने के बाद ऐड कर रहे थे। यहाँ तो हमें टारगेट भी नहीं करना, टारगेट ये खुद कर रखा है, बस डेटा ऐड कर रहे हैं। ठीक है, जेएसएक्स समझ आ रहा है? हार्ड लग रहा है? थोड़ा सा पीपीटी से कवर करते हैं, जेएसएक्स के बारे में क्या लिख रखे हैं। पढ़ोगे? बस जेएसएक्स पढ़ना, उसके आगे फिर देखेंगे। ठीक है, जेएसएक्स थोड़ा समझ आया? जेएसएक्स क्या ब्राउजर्स को समझ में आता है? नहीं, वो तो हम बता रखे हैं कि ब्राउजर्स को एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट ही समझ आ रहा था। और जावास्क्रिप्ट क्यों हो रहा था? क्योंकि उसमें इंजन लगा हुआ था जावास्क्रिप्ट को कोड को एग्जीक्यूट करने। तो जेएसएक्स कैसे समझता है? तो जेएसएक्स को पहले कन्वर्ट करना पड़ता है, तो किस में कन्वर्ट होगा? तो जावास्क्रिप्ट के कोड में कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट होने के बाद कैसे दिखेगा नहीं दिखेगा ये सब बात की बात है, पहले जेएसएक्स को समझते हुए कैसे लिखते हैं, थोड़ा फैमिलियर हो जाते हैं जेएसएक्स के साथ, और जावास्क्रिप्ट के साथ तो ऑलरेडी है। तो उसके बाद कन्वर्जन कैसे होता है, कौन कन्वर्ट करता है, वो कन्वर्ट होने के बाद जावास्क्रिप्ट में शो कैसे होता है वो देखेंगे। ठीक है, डोम्स वैसे पढ़ रखे हो ऑलरेडी, बट डोम में आज हम कुछ और भी पढ़ने वाले हैं, तो इस पे रिटर्न बैक आते हैं। बट अभी हम जेएसएक्स देख रहे थे तो जेएसएक्स को और देखते हैं। जेएसएक्स जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल को दोनों को एक साथ लिखने के लिए अलाउ कर रहा था, यही था ना? नॉर्मली हम कोई भी एलिमेंट्स बनाए और उसको यहाँ पे रखे काम कर रहा था, कोई डिफिनेशंस यहाँ पर भी होगा, इसलिए हम फिर से नहीं पढ़ रहे थे। जरूरी यह है कि जेएसएक्स को यूज क्यों करेंगे, हम लोग जावास्क्रिप्ट को भी तो यूज कर रहे थे, उससे भी तो काम हो रहा था। वैसे शायद बताने की जरूरत नहीं है, बट समझ आ रहा है कि जेएसएक्स हमारे लिए आसान हो जाता है कंपेयर करें अगर जावास्क्रिप्ट के कोड से। आसान है या नहीं? आसान तो लग रहा है। बस वही सारी चीजें यहाँ पे लिखे हुए पढ़ोगे कि आगे बढ़े। जो वाई जेएसएक्स पढ़ना चाहोगे कि जो बता रखे हैं वही लिखे हैं कि आगे बढ़ जाए? पढ़ोगे? पढ़ो। जेएसएक्स क्यों?
ठीक है, अभी जो डिस्कशन कर रहे थे JSX के बारे में कि क्यों यूज करेंगे, क्या बेनिफिट्स है, वही लिखे यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर डिस्कस किए कि अगर हमको कोई एलिमेंट्स बनाना है तो नॉर्मली बनाएंगे, और क्या बताया कि कर्ली ब्रैकेट्स के थ्रू हम कोई भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन वैसे हम बाकी लैंग्वेज में भी बोले हैं कि एक्सप्रेशंस क्या होता है। एक्सप्रेशंस को हर एक लैंग्वेज में वैसे हम कर्ली ब्रैकेट से ही लगभग डिनोट करते हैं, यहाँ पर भी करते हैं, जावा में भी करते हैं, PHP पढ़ती तो वहां पे भी करते हैं, जावास्क्रिप्ट में कर ही रहे थे। तो एक्सप्रेशंस को इस तरीके से डिनोट करते हैं, और ये सोल्व होता था। जैसे अभी हम लोग नेम एक्सेस कर रहे थे तो नेम भी कर लिए, ऐसे मान लो यहाँ पे कोई और भी चीजें लिखे होते तो वो भी हो जाता। सपोज करो यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखे हम कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर में कुछ भी कंटेंट लिखते तो वो एज एक्सप्रेशन सोल्व होता, और सोल्व हो गया डेटा सोल्व। ठीक है, क्या आगे चल के हम जावास्क्रिप्ट का कोड इसके अंदर में कुछ भी लिख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट का कोड, हालांकि कुछ लिमिटेशंस के साथ एक्सप्रेशन में जो लिख सकते हैं वही लिखेंगे। ठीक है, देन बोला कि मल्टीपल्स अगर लाइन है हमारे पास तो मल्टीपल्स लाइन को हमेशा क्या करेंगे, किसी एक ब्लॉक के अंदर में रखेंगे, और पैरेंथेसिस ऑप्शनल है, वैसे मन करे तो दे देना, नहीं तो नहीं देंगे, लेकिन हमेशा क्या करेंगे, एक किसी न किसी ब्लॉक के अंदर। अब इस ब्लॉक को कैसे हटाएंगे, ये तो मैंडेटरी नहीं है, बिकॉज इसको लगाने से कुछ लॉस है। क्या लॉस है अभी हम बता देते हैं, इसको सोल्व कैसे करेंगे वो देखेंगे। अभी एक डिव लगाए थे, हालांकि GUI में तो मुझे कुछ खास डिफरेंस नहीं दिख रहा, बट इंस्पेक्ट करते हैं और आते हैं एलिमेंट्स में, तो रूट के अंदर में कहीं ना कहीं मुझे जो कंटेंट चाहिए था, एक H1 चाहिए था और पैराग्राफ चाहिए था, यही दोनों कंटेंट चाहिए था, बट अननेसेसरी हमारे पास एक एक्स्ट्रा डिव आ चुका है। इसका तो कोई काम ही नहीं था, है कुछ काम क्या, नहीं, मुझे तो ये दोनों एलिमेंट चाहिए था, बट अननेसेसरी एक एक्स्ट्रा डिव आ चुका है, और ये अननेसेसरी आ चुका है। और अगर इस तरीके से हम 4 टाइम्स या 5 टाइम्स करते हैं तो 4 टाइम्स अननेसेसरी आ जाते हैं। इसको कैसे मैनेज करें, तो इसको मैनेज करने का कुछ और तरीका तो बाद में सीखेंगे, अभी इससे काम कर लेते हैं, बिकॉज अभी हमारा प्रोजेक्ट इतना बड़ा नहीं है कि मुझे उससे कुछ खास फर्क पड़ने वाला। बट धीरे धीरे इसको रिमूव कर देंगे कि नहीं मुझे यूज नहीं करना है, रैप करना है तो कुछ और तरीके से। ठीक है, अननेसेसरी डिव आ रहा है या नहीं, बिल्कुल आ रहा है, और अगर वहां से डिव हटा दे रहे हैं तो अभी तो काम चल नहीं रहा है, तो रैप कैसे करेंगे वो बात फिलहाल अभी समझ रहे हैं किस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद बता, अगर कोई HTML का कोई कंटेंट लिख रहे हैं जो हम लोग क्लोज नहीं करते थे, उसको क्लोज करना मैंडेटरी होता है। जैसे सपोज करो यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि क्यों ना एक इनपुट बॉक्स ले लें, क्या करें, इनपुट बॉक्स ले लें। तो इनपुट बॉक्स अगर ले लिए, इसको तो क्लोज किए नहीं, टाइप टेक्स्ट प्लेस होल्डर जो लेना है वो तो हम ले ही सकते हैं। प्लेस होल्डर ले लिए, अभी तो एरर से देखो कुछ दिख नहीं रहा, एरर्स दे रखा है कि यहाँ पे जो आप दिए हैं तो इसको तो आप क्लोज किए ही नहीं, क्लोज नहीं किए, तो इसको क्लोज तो करना पड़ेगा। कैसे करें फिर क्लोज, ऐसे कर सकते हैं, एक तरीका है। ठीक है, एक तरीका ऐसे आ चुका है टेक्स्ट हमारा। CSS वगैरह लगाने के लिए सीखेंगे कि अगर JSX में CSS कैसे लगाएंगे, बहुत आसान है, लगाने के लिए बाद में सीखेंगे। बट जब भी हम लोग कोई टैग्स यूज करेंगे HTML का, तो उसको क्लोज करना कंपलसरी होगा। ठीक है, क्लोज कैसे करेंगे, तो क्लोज टैग क्या करते थे हमेशा, तो हम लोग ऐसे ही करते थे, लास्ट में स्लैश के साथ कोई भी टैग यूज करे थे, क्लोज करने का तो यही तरीका था ना, हाँ नहीं। जिसको XML पढ़ाए थे, XML में एक और तरीका था क्लोज करने का, किसी को याद है, XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, जब स्प्रिंग पढ़ाए होंगे तो उसमें यूज किए होंगे। और क्लोज करने का जो एक और तरीका था वो क्या था, हम दोनों लिख दे रहे हैं, सपोज करो एक और इनपुट बॉक्स लिखें, और अगर इसको क्लोज करना चाहते हो ना, तो बोला कि ये तो फालतू का आप लिख रहे हैं, जरूरत तो है नहीं, क्योंकि इसके बीच में कंटेंट तो लिखेंगे नहीं, तो यहाँ पे स्लैश दे देते थे, याद है, स्लैश दे देंगे तो क्लोज हो गया, वही तो क्लोज हो गया, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। किए थे हम लोग XML के अंदर में ये काम, और ये भी तो वही है, XML ही तो है, तो XML का प्रॉपर्टी क्यों नहीं अलाउड होगा, बिल्कुल अलाउड होगा। और अब दोनों टेक्स्ट आ रहे, तो दोनों में से जो पसंद पड़े यूज कर सकते हो, फिलहाल मुझे तो यही पसंद पड़ रहा है। ठीक है,
तो आगे से हम इसी को फॉलो करेंगे, और ये भी क्लोजिंग का तरीका है। तो जब भी हम कोई टैग्स यूज करेंगे तो उसको क्लोज करना कंपलसरी होगा, और क्लोज करने का दोनों ऑप्शन है, कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे मेंशन कर देते कि क्लोज कैसे। कमेंट्स भी करना पड़ सकता है, मान लो कि एक इनपुट बॉक्स को हमको क्लोज कमेंट्स करना है। कमेंट्स कैसे, वैसे जावास्क्रिप्ट में कमेंट कैसे करते थे? जावास्क्रिप्ट में कमेंट करते थे ना, कैसे करते थे? डबल स्लैश से। हाँ, जावास्क्रिप्ट का कोई फाइल होना चाहिए मेरे पास, first.js, उसको डबल स्लैश से कमेंट करते थे। और एक था, अरे वो ठीक है, डबल स्लैश ये भी था, मल्टी लाइन कमेंट्स। इसी को यहाँ पर भी यूज करेंगे JSX के अंदर में। तो हम एक काम करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, कर दे कमेंट, या इसको कमेंट कर दे, ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसी को कमेंट करते हैं कि एक ही चाहिए था, डबल क्यों आ रखा। तो कमेंट करने के लिए हम यूज किए इसको। कमेंट हुआ नहीं, उल्टा एरर ही दे दिया होगा, नहीं दिया तो चलो वो लिख दिया यहाँ पे, बिकॉज वो टैक्स के अंदर में था ना, डिव को मेन माना तो डिव के अंदर में जो था वो लिख दिया। इसको तो कमेंट कर ही नहीं रहा। HTML में ऐसे कमेंट नहीं होता था, भूल गए तुम। HTML में ऐसे कमेंट होता तो नहीं था, वहां पे स्लैश नहीं करता। तो HTML में वैसे कमेंट तो नहीं होता था, और इसको कमेंट करना है तो इसको जावास्क्रिप्ट का कोड समझा के कमेंट कर सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट का कोड कैसे समझता तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर में। तो एक काम करो ना, इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर में डाल देते हो, तो HTML तो नहीं समझेगा। हाँ, नहीं समझेगा तो इसको कमेंट समझेगा। ठीक है, तो जब कभी भी कमेंट करना होगा तो कैसे करेंगे JSX के अंदर में, पहले उसको जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देंगे। और जावास्क्रिप्ट का कोड कैसे डिफाइन करते थे, तो कर्ली ब्रैकेट से। थोड़ा सा परेशान हो गया रिएक्ट के अंदर में, कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे बहुत कुछ करने वाला है, तो एक काम ये भी करेगा। और अभी कमेंट्स हो चुका होगा, वो नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे वैसे मेंशन कर देते कि कमेंट्स अगर करनी होगी तो कैसे कमेंट्स करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर में स्लैश। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर। अब एक काम करते हैं, फंक्शन बनाने के लिए सीखते हैं। जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस कैसे बनाते थे, बना ले फंक्शंस। इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर दो, और हम कमेंट कर दे रहे हैं, फिलहाल मुझे ये नहीं चाहिए, और यहाँ से H1 को हटा दें। एक फंक्शन बनाते हैं, इसको भी कमेंट कर देते हैं, ये नहीं चाहिए। अच्छा, फंक्शन बनाने आता है, कैसे बनाते थे? फंक्शन कीवर्ड था, अदरवाइज एरो फंक्शंस यूज करते थे। हम फिलहाल फंक्शंस कीवर्ड के थ्रू बना रहे हैं, इसके बाद एरो भी बना लेंगे। तो फंक्शन कीवर्ड लिखे, कोई भी नाम दे देते थे। ठीक है, माई फंक्शंस है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से बनता था हमारा फंक्शन, है नहीं। इसके बाद जो काम बोले इसको वो करता था। अभी कुछ नहीं, हम बोल रहे हैं बस लॉग प्रिंट कर देना और मेरा नाम प्रिंट कर देना कि तुम कॉल हो चुके हैं, मुझे पता चल जाए। फंक्शंस को कैसे कॉल करेंगे JSX के अंदर से। JSX के अंदर से अभी फंक्शंस को कॉल नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ऐसे भी तुमको दिख रहा होगा कि फंक्शंस कभी यूज नहीं हुआ है। लाइन से भी पता चल रहा है कि कभी यूज नहीं हुआ, कभी रीड नहीं हो रहा। फंक्शंस को कॉल कैसे करते थे, तो क्या करते थे, कोई एलिमेंट्स होता था, उसके क्लिक से कॉल कर लेते थे, कुछ इस प्रकार से कॉल करते थे। या हम सोच रहे हैं कि इस फंक्शंस को यहाँ से कॉल करें तो कोई टैग यहाँ पे लगा ले, कोई टैग यहाँ पे लगा ले, तो टैग भी लगा सकते हैं। या नहीं तो हम यहाँ पे कोई कंटेंट पास कर रहे थे HTML का, तो उसके थ्रू भी हो जा रहा था। तो अगर किसी फंक्शंस को कॉल करना होगा तो कैसे करेंगे, तो जब भी किसी फंक्शंस को कॉल करना होगा, मान लो किसी टैग्स के अंदर से करना या नॉर्मली करना, तो कर्ली ब्रैकेट क्या डिनोट करता था, जावास्क्रिप्ट को, हाँ या नहीं, जावास्क्रिप्ट के कोड को टारगेट करता था ना। तो मान लो ये फंक्शंस दिए, अच्छा कर्ली ब्रैकेट के अंदर से कॉल कर नहीं सकते, तो अब तो और तरीका बदलना पड़ेगा। अगर यहाँ पे पास करेंगे, एक मिनट, बस हम ये चेक कर ले रहे हैं कॉल किया कि नहीं, कॉल नहीं करना चाहिए। कॉल तो नहीं किया इसने, क्यों नहीं कॉल किया, इसको समझने के लिए थोड़ा सा तुमको JS का याद दिलाते हैं। और JS को याद दिलाने के लिए हमको मुझे फिर से JS वाले फाइल पे जाना। अच्छा, मान लो जैसे FN फंक्शन है, FN फंक्शंस है, तो FN फंक्शंस को सपोज करो अगर कॉल करना है तो सिर्फ FN लिखने से कॉल नहीं होता था, होता था नहीं होता था।
अगर सपोज करो ए इक्वल टू एफ एन लिखे तो इसका रेफरेंस उसमें चले जाता था, कॉल तो नहीं होता था। कॉल करने के लिए क्या यूज करना पड़ता, ब्रैकेट, ऐसे कॉल करना पड़ता था। हाँ, तो जब हम यहाँ पे अभी लिख रहे हैं तो ये भी तो नहीं कॉल कर रहा होगा इसे, ऐसे तो कॉल नहीं करेगा। तो फंक्शंस को कैसे कॉल करें? अरे सिंपल फंक्शंस को थोड़े कॉल करें, किसी एचटीएमएल एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट करना होगा, किसी न किसी एचटीएमएल एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट करना होगा ना। तो चलो कनेक्ट करते हैं। तो एक टैग यहीं पे ले लेते हैं, ऊपर भी ले रहे थे, यहाँ पे ले रहे थे, एक ही बात था। तो हम सपोज करो एक बटन ले लेते हैं, लिए एक बटन, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों देना पड़ेगा ना, बिल्कुल देना पड़ेगा। सपोज करो सबमिट नाम से एक बटन लिए और सोच रहे हैं इस फंक्शंस को कॉल कर दे, इस फंक्शंस को कॉल करें। तो इसके ऑन क्लिक पे कॉल करते थे, यहां पर भी ऑन क्लिक पे कॉल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। ऑन क्लिक पे कॉल किए और ऑन क्लिक पे कॉल करके हम क्या करते थे, यहाँ पे उस फंक्शंस का नाम लिखते थे, और वो भी क्या लिखते थे, डबल कोडेड के अंदर में, ऐसे ही लिखते थे। चलो माय फंक्शंस को कॉल करते हैं। ठीक है, एक बार चेक करो सब सही है क्या, इंस्पेक्ट। अभी क्या हुआ, जैसे ही ऑन क्लिक लगा है बोल रहा है कि ये फंक्शंस को कॉल कर रहा है, एक फंक्शंस को कॉल कर दे रहा है। और जैसे ही इस फंक्शंस को कॉल किया, प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब हम लोग करली ये ब्रैकेट्स लगा देते तो वो फंक्शंस इमीडिएटली कॉल होता था, जैसे अभी हम दिखा रहे थे। तो जैसे ही ब्रैकेट लगा इमीडिएटली कॉल होगा, जैसे ही इस लाइन पे आएगा कॉल हो जाएगा। तो ऑन क्लिक में अगर जे एस एक्स के अंदर में है तो हम फंक्शंस को कॉल नहीं करेंगे, बस उसका रेफरेंस पास करेंगे। क्या करेंगे, उसका रेफरेंस पास करेंगे। और ये तो हमारा जेएस का कोड है। तो जेएस का कोड है, तो यहाँ पे हम डबल कोटेड या सिंगल कोटेड के अंदर में नहीं, करली ब्रैकेट्स के थ्रू पास करेंगे कि ये मेरा फंक्शन है, ले जाओ। और हमेशा इसका रेफरेंस पास करेंगे, कभी भी उसको हम कॉल नहीं करेंगे। कॉल कब करेगा, जब क्लिक होगा तो, जब कॉल करना है जब क्लिक होगा तब ना। अभी काम करने लगा। तो कैसे कॉल करेंगे किसी फंक्शंस को जेएसएक्स के अंदर से, नॉर्मल तरीका से। जब भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना होता था करली ब्रैकेट्स के थ्रू यूज करते थे। तो करली ब्रैकेट्स में उस फंक्शंस का सिर्फ रेफरेंस पास करेंगे, कॉल कभी भी नहीं करेंगे। डन, समझ आया? एक और बटन बनाते हैं सपोज करो, और जैसे ही दो बटन बनाएंगे ये एरर देना शुरू करेगा। और इस एरर को कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी से बता दें। एरर इसलिए दे रहा है बिकॉज दो एलिमेंट्स लेके आ गए, इन दोनों को एक सिंगल में कन्वर्ट करना होगा। तो कोई नहीं, हमेशा डिव लेते हैं तो आज भी डिव ही ले लेते हैं। ले लिए, यहां से भी मैं फंक्शंस को कॉल कर। हम सोच रहे क्यों ना एक फंक्शन यहीं पे बना दे, एरो फंक्शन बना सकते हैं क्या? और एरो फंक्शन हमेशा रिटर्न क्या करता था, जैसे यहाँ पे एरो फंक्शन बनाए, कैसे बनाते थे, तो कुछ इस प्रकार से, ये एरो फंक्शंस हो गया। अच्छा, ये उसका रेफरेंस रिटर्न करता था ना, जैसे यहाँ पे मान लो कि किसी लेट एफ में ले लिए, तो एफ में उस फंक्शंस का रेफरेंस होता था, ऐप के थ्रू उसको कॉल कर लेते थे। तो एरो फंक्शंस कॉल होता था कि हमेशा रेफरेंस रिटर्न करता था, हमेशा उसका रेफरेंस रिटर्न करता था। उसको किसी वेरिएबल में लेके हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहां से अगर ऐप फंक्शंस को कॉल करना है तो ऐप लिख देंगे, तो ये कॉल होगा क्या? हम्म, हाँ बिल्कुल होगा। तो इसको अलग क्यों बनाना, एक काम करते हैं यहीं पे एरो फंक्शंस डिफाइन कर देते हैं। ये चल सकता है, हाँ चल सकता है। ऐसा हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है? बिकॉज एरो फंक्शंस हमेशा क्या करता है, रेफरेंस रिटर्न करता था। तो उस लोकेशन पे रेफरेंस चाहिए था, इसको रेफरेंस मिल जाएगा, मिल जाएगा। अब इसका काम दे देते हैं इसमें। दे दिए। अच्छा, आते हैं यहाँ पे दोनों बटन होगा, इंस्पेक्ट में आके देखते हैं काम कर रहा है मेरा, नहीं कर रहा है, दोनों काम दोनों तरीका से यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोला ये सब तो ठीक है, बट रिएक्ट यूज करता है कंपोनेंट कॉन्सेप्ट को। तो जल्दी से अब कंपोनेंट को समझ लेते हैं, ताकि कंपोनेंट समझेंगे तभी काम कर पाएंगे कुछ। क्या होता है कंपोनेंट्स? तो वैसे तो दो टाइप्स के कंपोनेंट होते हैं रिएक्ट में, बट अभी जो यूज होता है वो होता है फंक्शनल कंपोनेंट यूज। क्लास कंपोनेंट यूज नहीं होता है, कुछ नहीं। कंपोनेंट बनाने के लिए फंक्शन यूज करोगे तो फंक्शनल कंपोनेंट, अगर क्लास को यूज करेंगे तो क्लास कंपोनेंट। और जावास्क्रिप्ट में दोनों करते हैं हम लोग।
क्लास भी बनाने के लिए आता है हम लोग को और फंक्शन भी बनाने आता है। तो क्लास कंपोनेंट को सीख लेंगे कि कैसे होता है, बट यूज होता नहीं है तो काम करेंगे फंक्शन कंपोनेंट पे। ये होता क्या है कंपोनेंट? कुछ नहीं, अगर हम भी सपोज करो जैसे हम लोग क्या किए थे अभी शुरुआत में, एक वेरिएबल्स के अंदर में कुछ कंटेंट को रखे थे, एचटीएमएल के कंटेंट को, और बोले तो उस वेरिएबल्स के कंटेंट्स को हम लोग जब चाहे यूज कर पा रहे थे, जब चाहे यूज कर रहे थे। मल्टीपल्स टाइम मुझे चाहिए तो मल्टीपल्स टाइम यूज कर रहे थे, हाँ या नहीं? मल्टीपल्स टाइम यूज कर रहे थे। तो पूरा वेरिएबल्स को यूज जैसे कर रहे थे, जैसे वेरिएबल्स को आप यूज मत कीजिएगा, क्या कीजिएगा, कोई फंक्शंस को यूज कीजिएगा। और वो फंक्शंस क्या करेगा, हमेशा एचटीएमएल का एलिमेंट्स रिटर्न करेगा। क्या करेगा? एचटीएमएल का एलिमेंट रिटर्न करेगा। और अगर कोई फंक्शन यहाँ पे एचटीएमएल का एलिमेंट रिटर्न कर रहा है ना, उसी को कंपोनेंट बोलेंगे, उसको फंक्शनल कंपोनेंट्स बोलेंगे। कितना आसान है। तो जैसे एक माय फंक्शंस बना रखे हैं, यहाँ पे और सारा फंक्शंस बना रखे हैं, तो ये सब फंक्शंस नॉर्मली काम कर रहा है। अगर ये एचटीएमएल का एलिमेंट रिटर्न करने लगे तो इसको फंक्शनल कंपोनेंट बोलेंगे। तो एक फंक्शनल कंपोनेंट बना ले, कैसे बनाएंगे? तो फंक्शंस ही चाहिए ना, चाहे एरो फंक्शंस बनाओ चाहे ये फंक्शंस बनाओ, कोई भी बना सकते हैं। तो एक फंक्शन बनाते हैं हम लोग, सपोज करो वेलकम के नाम से, ठीक है। अच्छा, जब भी फंक्शनल कंपोनेंट बनाओगे, वो फंक्शन जो एचटीएमएल का एलिमेंट रिटर्न करे, तो ट्राई करना कि उसका नाम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखो। क्या करो? कैपिटल लेटर से लिखो। क्यों? कुछ नहीं, स्मॉल लेटर से भी लिखोगे तो काम होगा, बट एक स्टैंडर्ड होता है कि कैपिटल लेटर से यूज करो। तो कर ले। तो एक फंक्शन हम लोग बना लिए, ऐसे ही तो बनता था फंक्शन, और क्या ही था, ठीक है। और इसमें हमेशा रिटर्न स्टेटमेंट लगाएंगे, और वो रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है, तो जहां से वो फंक्शन कॉल होता था वो यूज होता था। और रिटर्न स्टेटमेंट में हम रिटर्न क्या करेंगे, हमेशा कोई ना कोई एचटीएमएल का एलिमेंट रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो सपोज करो कुछ नहीं, ये वेलकम मैसेज ही प्रिंट कर रहा था, तो इसको वेलकम मैसेज ही प्रिंट करने के लिए एक वेलकम कंपोनेंट्स बना लिया, और ये कैसा है, एक फंक्शनल कंपोनेंट। फंक्शनल कंपोनेंट का फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि जैसे एचटीएमएल के एलिमेंट्स हम लोग यूज कर रहे थे ना, ठीक इसी प्रकार से हम फंक्शनल कंपोनेंट को यूज कर सकते हैं अपने रिएक्ट में। तो क्यों ना इस फंक्शनल कंपोनेंट को यूज कर ले, यहाँ पे सही रहेगा। बिकॉज वो फंक्शन जैसे ही कॉल होगा तो रिटर्न क्या करेगा, उस एचटीएमएल एलिमेंट्स को रिटर्न कर देगा। तो चलो कर लेते हैं। इस सबमिट बटन के बाद हम सोच रहे हैं नीचे उतर जाए, और नीचे उतरने के लिए बीआर टैग ठीक रहेगा क्या? हाँ नहीं? अच्छा, बीआर टैग को क्लोज भी करना पड़ेगा, मैंडेटरी है यहाँ पे। तो कैसे करेंगे? ये तरीका आसान था। इसके बाद सोच रहे हैं क्यों ना हम वैसे बीआर टैग यूज नहीं भी करें तो चलेगा, बिकॉज H1 है तो वो तो ब्लॉक एलिमेंट्स है, तो नीचे उतरना ही है, उसको हमेशा लेफ्ट टू राइट लेगा ही फुल। तो इसको यूज करना चाहते हैं, कैसे करें? तो वेलकम कंपोनेंट्स को यूज करेंगे। और अगर कोई फंक्शनल कंपोनेंट बना रहे हैं उसको यूज करना है तो बहुत आसान होता है, उसको एज ए एचटीएमएल का एलिमेंट ही ट्रीट करेंगे और टैग्स में ही लिखने वाले हैं। तो वेलकम वाले को यूज कर लेते हैं। तो ओपन के तो उसको क्लोज करना पड़ेगा ना, हाँ या नहीं? अगर उसमें कुछ पास ही नहीं करना है मुझे, कुछ पास, कब पास करेंगे नहीं करेंगे उसको क्या बोलते हो, बात की बात है। अगर मुझे कुछ पास ही नहीं करना है तो क्यों अलग से लिखते हो भाई, यहीं पे क्लोज हो जाओ ना, ये सही है, कोई प्रॉब्लम। तो हम क्या किए, एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाए, और वो कंपोनेंट क्या कर रहा है, कुछ एलिमेंट्स रिटर्न कर रहा है। एचटीएमएल एक ही एलिमेंट्स रिटर्न कर रहा है, कोई नहीं, और उसको यहाँ से पास कर दिया। तो क्या वेलकम मैसेज आ गया? ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मल्टीपल्स होता तो मल्टीपल्स को फिर से रैप करके काम करना पड़ता। बोलेगा बट फंक्शनल कंपोनेंट बना क्यों रहे? फंक्शनल कंपोनेंट बनाने का फायदा क्या होगा? जैसे अभी क्या किया, हम सेम फाइल पे इस फंक्शंस को डिफाइन कर दिए, क्या सेपरेट फाइल पे डिफाइन कर सकते हैं? हाँ, अरे फंक्शन ही बनाना है तो क्यों नहीं हम सेपरेट फाइल बना ले। तो इसको सोच रहे हैं क्यों ना एक सेपरेट फाइल पे बना ले। तो अगर सेपरेट फाइल पे बनाओगे यहाँ पे तो हो सकता है इस तरीके से, तो बहुत सारे फाइल्स बना ले हम लोग, इस तरीके का बहुत फाइल बनाए तो कंफ्यूजन होगा ना। तो हम सोच रहे क्यों ना इस एसआरसी के अंदर में आके एक नया फोल्डर बना लेते हैं, जिसका नाम रख देते हैं कंपोनेंट्स फोल्डर, और जितने भी कंपोनेंट्स हम लोग बनाएंगे उसके अंदर में रखते चले जाएंगे, ठीक रहेगा। इसके अंदर में आते हैं और बनाते हैं एक हम लोग वेलकम कंपोनेंट, ठीक है। और ये जावास्क्रिप्ट का ही कोड लिखना है तो एक्सटेंशन क्या देना होगा, JSX, वही देना होगा ना। बना लिए एक, ठीक है। और ये जो हम लोग यहाँ पे लिखे थे इस फंक्शंस को उठा के अब यहाँ पे डाल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं।
अगर ये फंक्शंस को हम किसी दूसरे फाइल पे बनाया और इस फंक्शंस को यूज करना चाहते हैं किसी और फाइल पे, कैसे करेंगे? यहां से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा और दूसरे फाइल पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? कैसे करेंगे एक्सपोर्ट? तो सर एक्सपोर्ट फंक्शन, एक्सपोर्ट कीवर्ड है हमारे पास, और अगर डिफॉल्ट के साथ कर दे तो डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करते हैं और बोलते हैं कि वेलकम फंक्शंस को यहां से एक्सपोर्ट कर दो। ठीक है, क्लियर हुआ? अब इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, क्या है? नहीं, तो इंपोर्ट कीवर्ड्स के साथ इंपोर्ट करते हैं। किसको करना है? वेलकम को। कहां मिलेगा वो? तो फ्रॉम डॉट स्लैश करेंट फोल्डर, उसके अंदर में जाइए कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर में, वहां पे मिलेगा वेलकम डॉट जेएसएक्स, मिल जाएगा क्या? और जैसे ही इसको इंपोर्ट किए ऐड हो चुका होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंटेंट देखो तो क्या आ रहा है? हाँ, आ तो रहा है। क्लियर हो रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कंपोनेंट्स क्या होता है, डिफाइन कर सकते हो क्या? पढ़ना एक बार कंपोनेंट्स के बारे में, क्या है कंपोनेंट्स? डन। तो कंपोनेंट्स क्या होंगे? वो फंक्शंस या क्लासेस कुछ भी होगा जो रिटर्न क्या करने वाला, कोई एचटीएमएल एलिमेंट्स को रिटर्न करे। अब ध्यान से हम पुराने वाले कोड पाते हैं, ये जो ऐप डॉट जेएसएक्स था ये था क्या? कुछ नहीं, एक फंक्शनल कंपोनेंट था। देखो ऐप नाम से एक फंक्शन बनाया था, और नीचे जाके देखोगे तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप कर रहा था। क्यों कर रहा था, समझ आ रहा है क्या? और ये अपने अंदर में क्या किया था, तो रिटर्न कर रहा था। रिटर्न ही तो कर रहा है। ठीक है, ये वेरिएबल बनाया था, क्या वेरिएबल है बात की बात है, देखेंगे वो क्या कर रहा है, वो नहीं देखना। ध्यान से देखो तो जितना हम समझ आ चुके हैं, एक रिटर्न स्टेटमेंट बनाया है क्या? हाँ, रिटर्न बनाया है। उसके बाद क्या किया इसने, एक ब्रैकेट ओपन किया, पैरेंथेसिस और क्लोज किया, किसके बीच में है। अब ये क्या लिखा है इसी को तो समझना है, ये रहने देते हैं। बाकी सारा काम अगर देखें हम लोग तो क्या कर रखा है, नॉर्मली कर रखा है। जो भी उसके अंदर में एचटीएमएल का क्या कंटेंट लिखा नहीं लिखा मुझे नहीं पता, बट इसको तो लिख रखा है। और वही तो तभी से ऐड था इसके अंदर में, था या नहीं था? इस कोड में तो हम बहुत सारे छेड़छाड़ कर दिए। इसको अभी क्लोज करते हैं और पुराने वाले में एक बार हम दिखाते हैं जो डेमो था उसमें क्या था। तो इसमें आ जाओ एसआरसी के अंदर में और मेन डॉट जेएसएक्स के अंदर, ये भी तो वही कर रखा था। ऐप को इंपोर्ट किया क्या? हाँ, और ये स्ट्रिक्ट मोड अभी नहीं समझे तो कोई नहीं, इसको जाने देते हैं। और ऐप को कॉल कर रहा है, और ऐसे ही तो करते थे हम किसी भी कंपोनेंट्स को कॉल। ठीक है, समझ आ रहा है? तो ऐप कंपोनेंट्स को कॉल करता था, और जैसे ही हम ऐप कंपोनेंट्स पे गए थे तो ऐप कंपोनेंट पे जो लिखे थे तो वहां पे भी हम जो रिटर्न कर देते थे वो प्रिंट हो जा रहा था। कुछ नया है क्या? कंपोनेंट समझ आ रहा है? कोई क्वेश्चंस? नहीं। तो आगे से जब हम लोग कोई काम करेंगे तो डायरेक्ट ऐप डॉट जेएसएक्स के साथ काम शुरू कर देंगे, बिकॉज हम नहीं चाहते हैं कि मेन डॉट जेएसएक्स को छेड़े। मेन डॉट जेएसएक्स को छेड़े। ये स्ट्रिक्ट मोड क्या है बाद में देखेंगे ना, अभी हम ये समझ रहे हैं कि अच्छा इसको हटा तो सकते हैं क्योंकि हटा के भी काम कर रहे हैं। बट अभी रहने देना, इसका क्या मीनिंग होता है नहीं होता है बाद की बात है, देखेंगे इसको। बट ये जो एप्स है इसको कैसे यूज कर रहे हैं समझ आ रहा है? कंपोनेंट्स बनाने के लिए सीखे। क्या फंक्शनल कंपोनेंट पे हम लोग काम कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत आसान होता है फंक्शनल कंपोनेंट। फंक्शनल कंपोनेंट का मतलब है कि एक फंक्शन बनाएंगे जो एचटीएमएल के एलिमेंट्स को रिटर्न कर देगा। इससे फायदा ये होगा कि मान लो कि हमारे पास हेडर फाइल है, जैसे हेडर बनाना है तो एक हेडर नाम से हम कंपोनेंट बना लेते हैं जो पूरा हेडर बना होगा, और जब जब मुझे चाहिए होगा उसको इंपोर्ट्स करते जाएंगे, जिस जिस फाइल पे चाहिए हो, आसान होगा। जे जे ये जावास्क्रिप्ट में जब कर रहे थे तो यही चीज करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा था कि नहीं? इंपोर्ट करना एक्सपोर्ट करना थोड़ा मुश्किल काम का था। यहाँ पे आसान हो जाता है, इंपोर्ट करते हैं डायरेक्ट और उसको ऐड कर देते हैं, देखो कितना आसान हो जाएगा। तो कंपोनेंट्स में तोड़ के आसान हो जाएगा करना। और पूरे रिएक्ट में मेरा एक ही टारगेट होगा कि कितना ज्यादा से ज्यादा कंपोनेंट्स में तोड़ दे, कितना ज्यादा से ज्यादा कंपोनेंट्स में तोड़ दे। फायदा क्या होगा उससे, कि अगर किसी पर्टिकुलर चीज को चेंज करना होगा तो उस कंपोनेंट में जाएंगे, उतना चेंज करेंगे, खत्म। क्या डिबगिंग या चेंजिंग करना आसान नहीं होगा हमारे लिए? बिल्कुल होगा, पूरा कोड समझना होगा। नहीं, उस कंपोनेंट्स का नाम तो मुझे पता ही कि कंपोनेंट्स कौन सा, उस कंपोनेंट पे जाएंगे, काम खत्म। कितना आसान हो जाएगा रिएक्ट से डेवलप करना। तो इसीलिए जितने भी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं वो रिएक्ट के थ्रू बन रहे हैं, और डायनामिकली हैंडल करना इससे आसान। डन? समझ आ रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो एक नया प्रोजेक्ट फिर से बनाते हैं, इन सबको क्लोज करते हैं। अब बोलते हैं चलो बहुत हुआ तुम लोग का, इधर प्रोजेक्ट मेरा रन ही होगा अभी तक, तो इसको क्लोज करने के लिए कंट्रोल सी करना, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, क्लोज करोगे तो इधर से भी गायब हो जाएगा, अब रिफ्रेश करोगे तो सर्वर स्टॉप हो चुका था। ठीक है,
उसको बंद कर लो। कौन सी वाली थी? जीएसएक्स समझ आया और कंपोनेंट समझ आ चुका है। कोई क्वेश्चंस? नहीं। अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि आखिर ये सारी चीजें हो कहाँ रहा था। तो इसके ओरिजिनल वाले पीपीटी पे चलो, उसमें कुछ तो वहाँ जेएसपी यूज कर रहे थे ना, ठीक है, बट जेएसपी यूज कर रहे थे, आप जेएसपी यूज करते नहीं कहीं पे। हर जगह रिएक्ट ही यूज होगा, नहीं तो रिएक्ट नेटिव। रिएक्ट समझ जाओगे तो रिएक्ट नेटिव भी सीख जाओगे। तो रिएक्ट के थ्रू फ्रंट एंड पे पूरा फ्रंट एंड का काम ही सेपरेट कर देता है और मैनेज करना आसान हो जा रहा है यहाँ पे। और जब भी हम लोग रिएक्ट यूज करेंगे तो एक ही टारगेट ये होगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम तोड़ना है इसको कंपोनेंट्स। वैसे जावा में भी तो हम लोग मैक्सिमम क्लास में तोड़ते जा रहे थे, हर एक काम के लिए क्लास बनाते जा रहे थे। जितना क्लास में तोड़ते तो उतना बेटर होता था। पैकेज बनाओ, पैकेज के अंदर में क्लास बनाते जाओ। यहाँ पर भी हम लोग मैक्सिमम कंपोनेंट्स में तोड़ते जाएंगे, काम खत्म। कंपोनेंट्स होता क्या है, कंपोनेंट्स वो तो पता ही है। ठीक है, चलो डोम को समझते हैं। बिकॉज जावा रिएक्ट एक डोम अपना खुद का बनाता है जिसका नाम है वर्चुअल डोम। तो वर्चुअल डोम को समझने के लिए पहले मुझे डोम समझना होगा, देन समझेंगे रिएक्ट में जो वर्चुअल डोम है उसका क्या काम है। डोम क्या होता है? ये तो फुल फॉर्म था क्या वो? डोम में हम लोग करते क्या थे? एच टी एम एल्स को मैनेज कर रहे थे। क्या होता है कि जैसे हमारा एच टी एम एल्स का ये हमारा जो ब्राउजर्स है उस पर जो एच टी एम एल्स का फाइल दिया, वो एच टी एम एल्स के फाइल में तो हर चीज टैग के फॉर्म में होता था। जैसे ये मान लो एच टी एम एल टैग हो गया, उसके अंदर में हेड टैग हो गया, हेड के अंदर में टाइटल टैग हो जाता था, उस टाइटल के अंदर में कंटेंट होता था, यहाँ बॉडी टैग होता था, बॉडी के अंदर में कंटेंट होता था। ऐसे ही था ना? हम्म, हर चीज था। जावा स्क्रिप्ट इसको कैसे मैनेज करा, तो सोचो तो जावा स्क्रिप्ट इसको कैसे हैंडल करेगा, उसके लिए तो बहुत प्रॉब्लम है। पूरा डॉग को होल्ड करेगा तो कैसे करेगा, क्योंकि हर एक पार्ट्स को टारगेट करना है। तो डेटा स्ट्रक्चर्स में तुम लोग पढ़े होगे। डेटा स्ट्रक्चर्स में क्या पढ़ते हैं? पढ़ते क्या है डेटा स्ट्रक्चर? डीएस। डेटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, मैनेज कैसे किया जाए, बहुत सारे तरीके वहां पे पढ़े हो गए। एरे पढ़े, लिंक लिस्ट पढ़े, स्टैक पढ़े, क्यू पढ़े, ग्राफ पढ़ा, और एक और पढ़ा था उसका नाम था ट्री। क्या था? ट्री। हाँ, और भी था वहां पे, बट जो मेरे लिए आज काम का है वो है ट्री। ट्री किसी को याद होगा तो कैसे होता था कि ट्री फॉर्म में अगर हम डेटा को हम रिप्रेजेंट करना चाहे ना, तो एक रूट नोड होता था, ठीक है, उसका क्या होता था, तो चाइल्ड नोड होता था, चाइल्ड बनते चले जाता था, फिर उसका चाइल्ड बनता था, चाइल्ड के थ्रू मैनेज करते जाते थे। और अगर मुझे किसी पे ट्रेवर्ज करना होता था ना, तो ट्रेवर्जिंग के लिए हम लोग वहां से चलना शुरू कर देते थे, ठीक है। और एच के पूरे कंटेंट को मैनेज करेंगे आप तो बहुत सारा टैग्स होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। बोले एक काम करते हैं, इसके लिए हम लोग ट्री बना लेते हैं। ट्री का क्या मीनिंग है, इसको बना देते हैं एच का मेन, क्योंकि मेन हमारा वही से शुरू होता है, जितने भी टैग्स होंगे एच के अंदर होंगे। एच टैग, उसके अंदर में मान लो ये हेड टैग हो गए, क्योंकि हेड टैग के अंदर में अपना फिर कंटेंट होगा, उसका भी चाइल्ड होगा उसके अंदर वाले टैग को। फिर एक बॉडी, बॉडी उसका डायरेक्ट चाइल्ड होता था। फिर उसके अंदर में मान लो मेन टैग बनाए थे तो मेन हो गया, मेन के अंदर में कोई वो फूटर है तो फूटर। इस तरीके से कंटेंट बना सकते हैं क्या? और अगर मुझे किसी पर्टिकुलर्स को टारगेट करना होगा तो किसके थ्रू हम पहुंच सकते हैं वहां पे? तो जब जीएस के थ्रू हम लोग टारगेट्स करते थे ना, तो याद करो हम डॉक्यूमेंट्स के थ्रू हर किसी को टारगेट कर लेते थे। डॉक्यूमेंट्स के थ्रू हर किसी को टारगेट करते थे। वो आइडेंटिफाई कैसे करता था, तो वो करता था इसी डोम स्ट्रक्चर्स के थ्रू। डोम क्या था? ट्री मॉडल्स था। इस ट्री मॉडल से हम लोग टारगेट करके पहुंच जाते थे। वो ढूंढता कैसे था, तो इस ट्री से थ्रू ढूंढ लेता था। ठीक है, क्लियर हो रहा है? वही चीज यहाँ पे मेंशन किया है, और जल्दी से इसको पढ़ो डोम वाले को और खत्म करो। ठीक है, अब ये जो नोड होता था, हर एक नोड्स को हम लोग क्या करते थे, एज ए जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट ट्रीट करते थे। तो हम किसी भी टैग को जो टारगेट करते थे तो मुझे उसका ऑब्जेक्ट मिलता था, याद है? वो ऑब्जेक्ट इसलिए मिलता था क्योंकि हर एक नोड्स को तो हम ऑब्जेक्ट ही ट्रीट कर रहे थे। जिसको टारगेट करते थे उसका मिलता था। और याद करना, जिसको टारगेट करते थे उसका पूरा चाइल्ड का स्ट्रक्चर ही मिल जाता था मुझे।
मिलता था पूरा चाइल्ड का स्ट्रक्चर। इसलिए मिलता था कि जैसे हम किसी भी नोड को टारगेट करते थे वो पूरा नोड ही रिटर्न कर देता था, लो इसका स्ट्रक्चर ही तुम्हारे पास ही है, और मेरे लिए आसान हो जाता था मैनेज करना। बट ये सारी चीजें कहाँ कर रहे थे, जावास्क्रिप्ट में, HTML के कंटेंट के साथ। बट हम तो रिएक्ट में आ चुके हैं, हम रिएक्ट में आ चुके हैं, और रिएक्ट में आ चुके हैं, यहाँ तो जावास्क्रिप्ट बाद में बनेगा, अभी तो JSX था। तो रिएक्ट क्या सोच रहा है कि अगर हम इसमें कुछ चेंजेस करते हैं, ये तो मेरा ओरिजिनल डोम होगा, डोम का मतलब समझ आ रहा है कि वो जो ट्री बनने वाला, ये जो मेरा ओरिजिनल डोम है, अगर हम इसमें कुछ चेंजेस करते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि हो सकता है कि हर बार मुझे सेम चीजें चेंजेस नहीं करनी पड़े, अलग अलग चीजें चेंजेस करना पड़े, हो सकता है। तो क्या करता है रिएक्ट, रिएक्ट में फायदा क्या होगा कि बोला कि हम इस ओरिजिनल डोम को तो नहीं छोड़ रहे हैं, अभी ओरिजिनल डोम तो है ही हमारे पास, हम एक अपना भी डोम बना लेते हैं, अपना एक डोम बना लेते हैं, और उसका नाम दिया वर्चुअल डोम। और वो जो वर्चुअल डोम है बिल्कुल इसी के जैसे डोम होगा, बट यहाँ पे JSX के कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, JSX के कंपोनेंट जितने, उन सब कंपोनेंट्स को ठीक उसी के जैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसमें फायदा क्या होगा कि ये दो दो डोम मैनेज करेगा। जैसे याद करो जो हम अभी वो कोड दिखाते हैं, उसमें हम क्या कर रहे थे, कंटेंट चेंज करने से पहले पुराने वाले को देखते थे कि कुछ चेंजेस हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी वो कोड दिखाते हैं, ये क्या करेगा, पहले वर्चुअल डोम में अपना देखेगा कि किस ट्री के नोड को चेंज करना है, यहाँ पे चेंज करना है कि कहाँ पे चेंज करना है। जहां पर भी चेंज करना है तो पहले अपने वर्चुअल डोम को अपडेट करेगा, और उसको देख के जो एक्चुअल डोम है उसको बस उतना ही अपडेट करेगा जितना नीड है। काम आसान हो जाएगा, पूरा तो वैसा ही रहेगा, बाकी बस उतना ही अपडेट होगा जितना मुझे चाहिए। तो जो कोड हम फर्स्ट क्लास में रन किए थे, उसमें याद करो जो हम थोड़ा 2-2 सेकंड पे अपडेट कर रहे थे, तो उतना ही दूर अपडेट हो रहा था जितना हम टारगेट करते थे, बाकी सब एज इट इज रहता था, हाँ या नहीं। तो मेरा जो वेबसाइट होगा रीलोड तो बार बार नहीं होगा, रीलोड हो रहा था क्या, नहीं, वेबसाइट वैसा का वैसा ही था, बस उसके अंदर में जो पर्टिकुलर रूट था हमारा, या जो भी हमारा नोड था, वो नोड अपडेट हो रहा था जिसको हम कर रहे थे, बाकी को वो टच भी नहीं कर रहा था। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो वेबसाइट्स होगा रीलोड नहीं होगा दोबारा, और अगर रीलोड नहीं होगा तो फास्ट तो होगा ही होगा, तो फास्ट ही तो बनाना था। इसीलिए अभी जितने भी वेबसाइट्स बन रहे हैं उन सब वेबसाइट्स में रिएक्ट ही यूज होता है। जहां तक कि तुम यूट्यूब ओपन करोगे तो वहां पे भी होगा, इंस्टाग्राम ओपन करोगे तो सब में वही मिलेगा। रिएक्ट को, यूट्यूब को देख लो या सर्च करके देखना यूट्यूब कैसे कैसे बना हुआ, तो रिएक्ट का ही होगा। यूट्यूब पे आ जाते हैं, पेज नहीं होगा बार बार लोड। जैसे अभी देखो मान लो किसका मेन है ये, ठीक है, कंटेंट लोड हो रहा है तो इतना ही दूर अपडेट होगा ना, ये सब अपडेट करने की जरूरत तो नहीं है, हाँ या नहीं, करने की जरूरत है, नहीं है जरूरत, तो नहीं है तो फिर इसको टारगेट करो ना, पूरा करने की क्या जरूरत है, समझ आ रहा है। तो इससे फायदा तो होगा, और ये थोड़ा सा एग्जांपल्स तो हम लोग पहले ही क्लास में देख चुके थे, बिल्कुल। ये रहा डोम का स्ट्रक्चर्स के कैसे हुआ। जैसे मेरा HTML हो गया मेन, तो डॉक्यूमेंट से शुरू हुआ HTML, हेड टाइटल बॉडी डिव, इसके अंदर में जैसे जैसे यहाँ पे कंटेंट लिखे इस तरीके से चले जाता था, यही था हमारा डोम ट्री। और इस डोम ट्री को मैनेज करने के लिए वर्चुअल डोम रिएक्ट यूज करता है। इसको पढ़ो और खत्म करो, वैसे बता दी है सारी चीजें। समझ आया ये, पता ना और कुछ क्लियर हुआ। एक बार जब हम अपना वो कोड रन किए तो फिर से रन करते हैं और जरा उसको समझने का इस बार ट्राई करना। मॉड्यूल्स के अंदर में था index.html। अब तुमको ये समझ आ रहा होगा कि ये सब नाम हम रखे क्यों थे, यहाँ पे डोम क्यों रखे हुए थे, और डोम को टारगेट करते थे क्या, यहाँ ऐप से भेजे थे तो हम लोग क्या कर रहे थे, डोम नाम रख रहे थे, ठीक है।
और जो री रेंडर था उसमें देखो ओल्ड ओएम को चेक कर रहे थे कि जो पुराना वाला था उसमें कुछ चेंजेस हुआ है या नहीं हुआ। अगर चेंजेस नहीं हुआ, चेंजेस हुआ है तो ट्रू रिटर्न करता, बिकॉज उसमें प्रेजेंट होता डेटा। अगर चेंजेस हुआ तो पहले रिमूव करते थे, फिर ऐड करते थे, उतना ही रिमूव करते थे। और इसको रन करते हैं और अब इसको एनालाइज करना कि क्या सच में कुछ डिफरेंस होता था। कंपोनेंट इसको ओपन कर लो। इतना ही दूर अपडेट किया क्या, बाकी तो एज इट इज रह गया ना, तो इससे फायदा है ना, बिल्कुल फायदा है। अपडेट्स होगा बस उतना ही जितना हमें नीड होगी। तो रिएक्ट का फायदा समझ आ रहा है, काम भी कर सकते हैं, आसानी तो था। जेएसएक्स को यूज करना था और आसान हो गया। तो आज तो इतना ही रहेगा, इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट क्लास में कि कैसे चीजें मैनेज। रिकॉर्डिंग बंद कर दो।